दोस्तों अभी अभी 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको हम देखेंगे। बंगाल में 3 में से 2 पोल में तृणमूल की वापसी के अनुमान बताए जा रहे हैं। एक में भाजपा की जीत के आसार बताए जा रहे हैं। अभी 5 राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें बंगाल के बारे में बताया जा रहा है कि 3 में से 2 पोल बता रहे हैं यहाँ पे कि तृणमूल कांग्रेस की वापसी होने वाली है, जिसमें एक में भाजपा के जीतने के आसार बताए जा रहे हैं। बंगाल के लिए अब तक 3 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इसमें एबीपी सी वोटर ने तृणमूल को 226 में से 158 और भाजपा को 115 सीट मिलने का अनुमान बताया है। एबीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को जीत के आसार बता रहा है। यहाँ पे टाइम्स नाउ सी वोटर ने दोनों पार्टियों को ही इतनी सीट मिलने का अनुमान बताया, तो टाइम्स नाउ भी यही बता रहा है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की वापसी होने वाली है। उधर रिपब्लिकन सीएनएक्स ने बंगाल में तृणमूल को 128 से लेके 138 सीटें मिलने का अनुमान बताया है, और साथ ही साथ भाजपा प्लस मतलब भाजपा और साथ ही साथ इनका जो गठबंधन की जो पार्टी लड़ रही थी चुनाव, उसमें 138 में से 148 सीटें जीतने की बताई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि रिपब्लिकन सीएनएक्स की तरफ से बंगाल में भाजपा की फतह होने वाली है, भाजपा जीतने वाला है इस बार, ऐसा बता रहा है रिपब्लिकन सीएनएक्स का एग्जिट पोल। तो यहाँ पर बंगाल में 3 में से 2 पोल में तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की वापसी होने के यहाँ पे आसार बताए जा रहे हैं। चलिए दमोह उपचुनाव के बारे में देख लेते हैं। भास्कर एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी के जीतने के आसार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक और सीट बढ़ सकती है, भास्कर एग्जिट पोल में यही अनुमान निकल कर सामने आ रहा है। दमोह विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट राहुल सिंह लोधी जीत सकते हैं। इसके पीछे 3 फैक्टर काम करते हैं, इसको देखेंगे। पहला फैक्टर जो रहेगा वो ये है कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार का फायदा यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली बनी बात है कि जिस स्टेट में स्पष्ट बहुमत की सरकार जो रहती है, वहां पर उसका दबदबा रहता है, सभी प्रकार का दबदबा रहता है यहाँ पे। तो इस चीज का फायदा यहाँ पे मिल सकता है कि दमोह उपचुनाव में जो सीट जो है ये बीजेपी के पाले में जाने वाली है। दूसरा फैक्टर है, गांवों में पार्टी का विरोध नहीं है। शहरों में पार्टी का विरोध तो है बीजेपी की सरकार का, परंतु गांवों में अभी भी इसका विरोध नहीं है, क्योंकि लोगों को 1 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, और भी चीज़ें जो हैं पेट्रोल से उनको ज़्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है। तो और भी चीज़ें इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी सरकार का या बीजेपी पार्टी का विरोध नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये बनता है कि भाजपा का संगठन जो है वो इस बार बहुत मजबूती के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर आया था। बीजेपी सरकार के लगभग सारे मंत्री एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता जो रहे वो पूरी अपनी जी जान लगाते हुए दमोह में लगे हुए थे। कोरोना की महामारी आप देख रहे हैं कितनी जोरदार चल रही थी, उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी दमखम से दमोह उपचुनाव में अपना पूरी ताकत झोंक दी जीतने के लिए, और उसका यहाँ पे फायदा यहाँ पे उनको मिल सकता है। राजस्थान उपचुनाव के बारे में भी देख लेते हैं, भास्कर का एग्जिट पोल क्या बता रहा है। 3 में से 2 सीटें जो रहेंगी सुजानगढ़ और सहाड़ा पर कांग्रेस की जीत के आसार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी यहाँ पे अभी फिलहाल में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। राजसमंद पर सस्पेंस अभी भी बरकरार बरकरार है। राजस्थान में 17 अप्रैल को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसका रिजल्ट जो है वो 2 मई को आना है। सभी जगह का जो रिजल्ट है वो इकट्ठा रिजल्ट जो है वो 2 मई को आने वाला है। जनता का मूड इस बार फिर से भास्कर के हिसाब से बताया जा रहा है। तीनों सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ चुका है। पोल के मुताबिक कांग्रेस की 2 और सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि एक सीट पर कांटे की टक्कर है। यह सीट जो है वो है राजसमंद। राजसमंद पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पर 2 सीटों के बारे में भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसने कंफर्म बता दिया है कि राजस्थान में 2 सीटें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पे हमने तीनों एग्जिट पोल के बारे में देख लिया। यहाँ पे हमने बंगाल के एग्जिट पोल के बारे में देख लिया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 एग्जिट पोल के हिसाब से बताया जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट हारने वाली है, या बोल सकते हैं ममता बनर्जी वापसी करने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसी की सीटें बनने वाली है, मतलब यहाँ पे सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाने वाली है। राजस्थान उपचुनाव के यहाँ पे एग्जिट पोल के हिसाब से 3 में से 2 सीटें जो रहेंगी वो कांग्रेस के पाले में जाने का यहाँ पे मूड बनता हुआ दिख रहा है जनता का। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।
दोस्तों अभी अभी 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको हम देखेंगे। बंगाल में 3 में से 2 पोल में तृणमूल की वापसी के अनुमान बताए जा रहे हैं, एक में भाजपा की जीत के आसार बताए जा रहे हैं। अभी 5 राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें बंगाल के बारे में बताया जा रहा है कि 3 में से 2 पोल बता रहे हैं यहाँ पे कि तृणमूल कांग्रेस की वापसी होने वाली है, जिसमें एक में भाजपा के जीतने के आसार बताए जा रहे हैं। बंगाल के लिए अब तक 3 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इसमें एबीपी सी वोटर ने तृणमूल को 226 में से 158 और भाजपा को 115 सीट मिलने का अनुमान बताया है। एबीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को जीत के आसार बता रहा है। यहाँ पे टाइम्स नाउ सी वोटर ने दोनों पार्टियों को ही इतनी सीट मिलने का अनुमान बताया, तो टाइम्स नाउ भी यही बता रहा है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की वापसी होने वाली है। उधर रिपब्लिकन सीएनएक्स ने बंगाल में तृणमूल को 128 से लेके 138 सीटें मिलने का अनुमान बताया है, और साथ ही साथ भाजपा प्लस मतलब भाजपा और साथ ही साथ इनका जो गठबंधन की जो पार्टी लड़ रही थी चुनाव, उसमें 138 में से 148 सीटें जीतने की बताई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि रिपब्लिकन सीएनएक्स की तरफ से बंगाल में भाजपा की फतह होने वाली है, भाजपा जीतने वाला है इस बार, ऐसा बता रहा है रिपब्लिकन सीएनएक्स का एग्जिट पोल। तो यहाँ पर बंगाल में 3 में से 2 पोल में तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की वापसी होने के यहाँ पे आसार बताए जा रहे हैं। चलिए दमोह उपचुनाव के बारे में देख लेते हैं। भास्कर एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी के जीतने के आसार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक और सीट बढ़ सकती है, भास्कर एग्जिट पोल में यही अनुमान निकल कर सामने आ रहा है। दमोह विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट राहुल सिंह लोधी जीत सकते हैं। इसके पीछे 3 फैक्टर काम करते हैं, इसको देखेंगे। पहला फैक्टर जो रहेगा वो ये है कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार का फायदा यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली बनी बात है कि जिस स्टेट में स्पष्ट बहुमत की सरकार जो रहती है वहां पर उसका दबदबा रहता है, सभी प्रकार का दबदबा रहता है यहाँ पे। तो इस चीज का फायदा यहाँ पे मिल सकता है कि दमोह उपचुनाव में जो सीट जो है ये बीजेपी के पाले में जाने वाली है। दूसरा फैक्टर है गाँव में पार्टी का विरोध नहीं है। शहरों में पार्टी का विरोध तो है बीजेपी की सरकार का, परंतु गांवों में अभी भी इसका विरोध नहीं है, क्योंकि लोगों को 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है, और भी चीज़ें जो हैं पेट्रोल से उनको ज़्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है। तो और भी चीज़ें इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी सरकार का या बीजेपी पार्टी का विरोध नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये बनता है कि भाजपा का संगठन जो है वो इस बार बहुत मजबूती के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर आया था। बीजेपी सरकार के लगभग सारे मंत्री एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता जो रहे वो पूरी अपनी जी जान लगाते हुए दमोह में लगे हुए थे। कोरोना की महामारी आप देख रहे हैं कितनी जोरदार चल रही थी, उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी दमखम से दमोह उपचुनाव में अपना पूरी ताकत झोंक दी जीतने के लिए, और उसका यहाँ पे फायदा यहाँ पे उनको मिल सकता है। राजस्थान उपचुनाव के बारे में भी देख लेते हैं, भास्कर का एग्जिट पोल क्या बता रहा है। 3 में से 2 सीटें जो रहेंगी सुजानगढ़ और सहाड़ा पर कांग्रेस की जीत के आसार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी यहाँ पे अभी फिलहाल में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। राजसमंद पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। राजस्थान में 17 अप्रैल को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसका रिजल्ट जो है वो 2 मई को आना है। सभी जगह का जो रिजल्ट है वो इकट्ठा रिजल्ट जो है वो 2 मई को आने वाला है। जनता का मूड इस बार फिर से भास्कर के हिसाब से बताया जा रहा है। तीनों सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ चुका है। पोल के मुताबिक कांग्रेस की 2 और सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि एक सीट पर कांटे की टक्कर है। यह सीट जो है वो है राजसमंद पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पर 2 सीटों के बारे में भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसने कंफर्म बता दिया है कि राजस्थान में 2 सीटें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पे हमने तीनों एग्जिट पोल के बारे में देख लिया। यहाँ पे हमने बंगाल के एग्जिट पोल के बारे में देख लिया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 एग्जिट पोल के हिसाब से बताया जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट हारने वाली है, या बोल सकते हैं ममता बनर्जी वापसी करने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसी की सीटें बनने वाली है, मतलब यहाँ पे सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाने वाली है। राजस्थान उपचुनाव के यहाँ पे एग्जिट पोल के हिसाब से 3 में से 2 सीटें जो रहेंगी वो कांग्रेस के पाले में जाने का यहाँ पे मूड बनता हुआ दिख रहा है जनता का। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। Which country has lifted the export ban on raw material for the COVID-19 vaccine for India?
दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। इसका आंसर है यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की मदद के लिए कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल पर निर्यात प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद ही अमेरिकी चैंबर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में एक अपना बयान जारी किया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर ट्वीट करके बताया कि दुनिया को भारत का समर्थन करना चाहिए क्योंकि भारत ने भी दुनिया की हमेशा मदद की है। तो यहाँ पे अमेरिका के ऊपर आभार व्यक्त भी किया है भारत ने कि आपने हमारी मदद की, इसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ में एक अपील और भी की है कि दुनिया को भारत की मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमने भी जब हमारे पास मदद करने की व्यवस्था थी और जब जिसको जरूरत थी तो हमने वहां पे लोगों की या दूसरे देशों में मदद की थी। अमेरिका में भी हमने मदद की थी जब अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की आवश्यकता थी, तब भारत ने यहाँ पे आपूर्ति की थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की। तो आज यूएस ने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए जो प्रतिबंध लगा हुआ था निर्यात के ऊपर, उसको हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भयानक जंगल में आग लगी है? किस राज्य में भयानक जंगल में आग लगी है, या बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ट्राइबल वाइल्ड फायर? ऑप्शन है आपके पास मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। चलिए इसका आंसर दीजिए, किस राज्य में जंगल में एक भयानक आग लगी हुई है? चलिए इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम स्टेट के अंदर जो जंगल है उनमें आग लगी हुई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथाना ने 25 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई वाइल्ड फायर्स ने कई बस्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मिजोरम और इसके सटे इलाकों में लुंगलेई जिले में आग की सूचना प्रमुख रूप से मिली है। इस क्षेत्र के निवासियों के ट्वीट के अनुसार आग अब शहर के कई इलाकों में पहुंच गई है, जिससे पूरे शहर के वातावरण में धुएं और आग के साथ लोगों के बीच अराजकता और संकट भी पैदा हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत भयानक आग लगी हुई है मिजोरम के जंगलों में। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पे मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है वे कौन से हैं? आपको नाम बताना है कौन से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वायुसेना के तैनात किए गए हैं इन आग को बुझाने के लिए। विच 2 हेलीकॉप्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैव बीन डिप्लॉयड टू extinguish this devastating fire in the forest of the Mizoram? Mi-17 V5, Mi-26 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर H-47 चिनूक। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है Mi-17 V5। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के साथ स्थानीय लोगों को लुंगलेई जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में जंगल की विकट आग को बुझाने के लिए मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री का अनुरोध प्राप्त करने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया जो बॉम्बे बाल्टी से लैस थे ताकि जंगल की आग को बुझाया जा सके। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? Who has become the first black woman to win the Oscar for the Best Director? थॉमस विंटरबर्ग, ली इसाक चुंग, क्लो झाओ या फिर एमराल्ड फेनेल। चलिए इसका आंसर दीजिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? चलिए इसका आंसर है क्लो झाओ। क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है ऑस्कर 25 अप्रैल 2021 को 93वें वार्षिक एकेडमी अवार्ड में फिल्म नो मैन लैंड के लिए क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड जीता है। पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी के दौरान आयोजित किए गए एक सोशल डिस्टेंसिंग ऑस्कर समारोह में क्लो झाओ ने इतिहास अपना रच दिया, जीतकर क्या बातें थी यहाँ पे, वे 11वें साल के बाद पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला थी और साथ ही साथ पहली चीनी महिला और यह अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला भी बन गई है। किस फिल्म ने
93 एकेडमी अवार्ड जो अभी हुआ था बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड जीता है। Which film has been won the Oscar for the best picture at the 93rd Academy Award? कौन सी पिक्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर के लिए 93? नो मैन लैंड, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, द टॉयज ऑफ द शिकागो 7 या फिर मीनारी? चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 93 या बोल सकते हैं 2020 का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है बेस्ट फिल्म का? तो चलिए इसका आंसर है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ने 93 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने नोमैडलैंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर भी जीता। चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज मिलती है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमैंड। जबकि एंथनी हॉपकिंस ने द फायर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता है। इस तरह डैनियल कलुआया ने जूडस और डार्क मसीहा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में पुरस्कार जीता। इस 32 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता की जीत के लिए पहले से उम्मीद जताई जा रही थी। एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर ऑस्कर जो है वो किसको मिला है? हु हैज बीन ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल? एंथनी हॉपकिंस, रिज अहमद, चैडविक बोसमैन या फिर गैरी ओल्डमैन? चलिए इसका आंसर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? चलिए इसका आंसर है एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस ने द फायर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता। हॉपकिंस ने इसके पहले द साइलेंस ऑफ द लेम्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फिलिप एंथनी हॉपकिंस का जन्म 1937 में यूके में हुआ था। वे प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके हैं। बहुत अच्छी मूवी थी द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, देखिएगा आप अगर आपको मिल जाए तो। अपने 80 के दशक तक इन्होंने कई भूमिकाओं में महत्वपूर्ण किरदार निभाया और फिल्मों में उन्होंने 200 से अधिक किरदार निभाए थे। भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? How many oxygen production plants will be set up in the Indian using of PM Care Funds? चलिए इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा? 551, 250, 331 या फिर 467? चलिए इसका आंसर है 551। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल 2021 को यह सूचना दी कि पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन पीएस मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांटों की स्थापना के लिए पीएम केयर फंड्स के धन की आवंटन की स्वीकृति दे दी गई। तो इन शॉर्ट सीधी सी बात यह है कि 551 प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर फंड से पैसे दे दिए गए हैं। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया? From which date has been Government of India stopped the use of liquid oxygen for the non-medical purposes? 25 अप्रैल 2021, 23 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2021 या फिर 20 अप्रैल 2021? चलिए इसका आंसर है 25 अप्रैल 2021। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा के लली ऑक्सीजन की कमी के कारण, चिकित्सा में जो अभी चिकित्सा के समय जो लग रही है ऑक्सीजन, उसमें कमी के कारण नवीनतम आदेश जारी किया है, क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी का मौजूदा लहर की चपेट में हम झेल रहे हैं। 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। भारत सरकार ने ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने उत्पादन का अधिकतम करने और चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने के भी निर्देश यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे बाउंडेशन कर दिया गया है कि जो भी तरल ऑक्सीजन बनाया करती है कंपनियां, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सिर्फ चिकित्सीय उद्देश्य के लिए ही, मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, और जहाँ पे इनकी जरूरत है अभी इस समय वहां पे ही